आदाब नाज़रीन, मैं हूं मनाल सईद और मैं हूं साक्षी और हम आपका इस्तकबाल करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है खातिरदारी। तो मनाल, आज के हमारे खास मेहमान कौन है? आज आप हमें किससे मिलवा रही हैं? साक्षी, मैं इनके बारे में क्या बताऊं? इनके बारे में बताना ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। ही इज़ एन ओशन लेजेंड। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और टीवी को इन्होंने अलग मुकाम पे पहुंचाया है। ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं। जितना इनके बारे में कहा जाए कम है। क्या बात है, मुझे मनाल बहुत काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। आप जल्दी से इनका नाम बता दीजिए हमें। तो चलो साक्षी, हम लोग इनसे मिलते हैं और आज हम चलते हैं अपने नाज़रीन को लेके शरद दत्त जी के पास। टेलीविजन की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम शरद दत्त। शरद दत्त की पैदाइश पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुई। इसके कुछ ही माह बाद मुल्क का बंटवारा हुआ और आपका खानदान वहां से हिजरत करके दिल्ली आ गया और पुराने किले के रिफ्यूजी कैंप में अगले 5 साल तक रहा। दिल्ली कॉलेज से आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री ली। कॉलेज के प्रिंसिपल मिर्जा महबूब बेग, जिनका उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो में आना जाना रहता था, की हौसला अफजाई से शरद जी का झुकाव फनो सकाफत की तरफ हुआ। आपकी मुलाजमत की शुरुआत AIR से हुई और फिर दूरदर्शन में न्यूज प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद शरद जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने दूरदर्शन के लिए कई लाजवाब प्रोग्राम बनाए जो आज भी काबिले बयान है। मिसाल के तौर पर KL सहगल पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री। साथ ही आपने किताबें भी लिखी जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास और KL सहगल पर लिखी बायोग्राफी काबिले बयान है। इन किताबों के लिए शरद दत्त जी को प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। मौजूदा वक्त में शरद दत्त कवि शैलेंद्र पर काम कर रहे हैं। सर, आप राइटर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, AIR में रहे हैं। इतना वास्ट एरिया, इतने डिफरेंट फील्ड। ये सफ़र कब शुरू हुआ? कब से सोचा आपने कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है? कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, इसकी शुरुआत तो मेरे बचपन से हुई। मैं आपको बता दूं कि मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर की है और मैं पार्टीशन से कुछ महीने पहले पैदा हुआ। उसके बाद पार्टीशन के बाद हम जब दिल्ली आए तो मेरे जो पहले 5 साल हैं वो पुराना किला के रिफ्यूजी कैंप में बीते। अच्छा। और वहाँ से फिर मेरी एक एजुकेशन शुरू हुई और उसके बाद फिर मैं अपना हायर सेकेंडरी करने के बाद जब मैं दिल्ली कॉलेज पहुँचा तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक फाउंडेशन स्टोन था मेरे लिए। क्योंकि दिल्ली कॉलेज, आपको याद होगा कि वहाँ पर एक मिर्ज़ा महमूद बेग नाम के प्रिंसिपल थे जो खुद बैचलर थे, लेकिन वो हर एक स्टूडेंट को अपना बच्चा ही समझते थे। उनका रेडियो में बहुत आना जाना था और वो रेडियो स्टेशन पर बहुत टॉक्स दिया करते थे। तो वो इंस्पायर करते थे अपने स्टूडेंट्स को भी, वो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। तो कॉलेज के दिनों में मैंने ड्रामा शुरू किया, स्टेज पे प्लेज लिखे भी, और एक मेरे लिखे हुए ड्रामे को इंटर यूनिवर्सिटी रेडियो वाले कंपटीशन में पहला पुरस्कार भी मिला। तो वो एक, मैं समझता हूँ कि वो बुनियाद जो थी वो दिल्ली कॉलेज से शुरू हुई। और उसके बाद मुझे मालूम था कि मुझे इसी को अपना कैरियर बनाना है। तो मैंने शुरुआत रेडियो से की, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न से, क्योंकि मेरा न्यूज़ का कुछ बैकग्राउंड था। और फिर मैं जब दूरदर्शन की शुरुआत हो रही थी और दूरदर्शन एक्सपेंड कर रहा था, तो फिर मैं दूरदर्शन में बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर सेलेक्ट हुआ। और सच बात तो ये है कि मुझे न्यूज़ के अलावा पढ़ने लिखने का शौक़ था। तो मैंने कहा मैं लिटरेरी प्रोग्राम करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, वो फलानी एक हमारी कोलीग थी, वो कर रही हैं तो वो ठीक ठाक कर रही हैं। तो मैं कुछ दिन बहुत ही परेशान रहा कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना चाहता हूँ। मैं उस वक्त मुझे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का देखने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने BBC की चुनिंदा डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी जो टेलीविज़न के लिए बनाई गई थी। तो मुझे लगा कि एक ऐसा फील्ड है डॉक्यूमेंट्रीज़ का जो एक ओपन फील्ड है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ दिलचस्पी ली और लेते लेते ये हुआ कि मैंने कम से कम 300 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। मेरा कैनवस इतना बड़ा था कि आप ये समझिए कि मैंने आर्म्ड फोर्सेस पे, एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे 65 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। 65। और उन डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ साथ मैं एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोग्राम कर रहा था, वर्ड ऑफ नेचर, खुशवंत सिंह साहब के साथ, जो बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे। और वो कार्यक्रम बहुत पॉपुलर था और उसके हमने 26 एपिसोड किए। और खुशवंत सिंह के जब मैं करीब आया तो मुझे उन्होंने दिल्ली के बारे में बहुत बताया, क्योंकि उनके फादर और ग्रैंडफादर ने नई दिल्ली बनाई थी। तो फिर मेरी दिलचस्पी दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स में बनी और फिर हमने खुशवंत सिंह के साथ दिस इज़ दिल्ली के नाम से 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली किया। और वो मुझ पे बहुत मुझसे प्यार भी करते थे और मैं उनके साथ मैंने प्रोग्राम किए टेलीविज़न में। तो इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ और मैं ये कह सकता हूँ कि जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये एक हसीन सफ़र था। सर, आपका राइटर फेस कब जागा? कब आपको लगा कि मुझे लिखने में काफ़ी दिलचस्पी है? देखिए, मुझे पढ़ने का शौक़ तो बचपन से था और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अब मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आई वांटेड टू बी पोएट। अच्छा। और मुझे अब भी याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक ऐसे कंपटीशन हुआ तो उसमें था कि आप जीवन में क्या बनना चाहते। सर, फेवरेट पोएट कौन है आपका? किसकी पोयम पढ़ते पढ़ते आप बड़े मेरे हुए? फेवरेट पोएट को आप सामने देख सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब, ये उर्दू में, और हिंदी में निराला मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यंगर जनरेशन में कई अच्छे कवि हैं आजकल। अच्छा सर, मैं एक बात जानना जी। चाहती हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा आपका बहुत दिलचस्पी थी आपकी पढ़ाई में, आपने इकोनॉमिक ऑनर्स करा है। सर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है वो बहुत ही सटल सब्जेक्ट है, ड्राई सब्जेक्ट। ड्राई है, सटल है, सोबर है। और वेराज जो आपकी फील्ड थी, मतलब आप ये लगा लीजिए आपने प्रोडक्शन में गए, डायरेक्शन में गए, आप पोएट बनना चाहते थे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ही वास्ट जो आपका कैनवस था वो बहुत वास्ट रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे हुआ? मैं पोएट ही बनना चाहता था और मेरी पोइट्री की पहली किताब जब मैं कॉलेज में था जी। तभी छप के आई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं टेलीविज़न में आया तो मुझे लगा कि पोइट्री एक बहुत लिमिटेड है, इसके पढ़ने वाले बहुत कम हैं और इसकी रॉयल्टी भी बड़ी कम मिलती है, तो क्यों ना ऐसे कुछ चुना जाए। और दूसरा ये था कि क्योंकि मैम जैसे आप बताया कि मेरा कैनवस इतना वास्ट था और मैं इतनी तरह तरह के प्रोग्राम कर रहा था, तो उससे मुझे बहुत क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। तो वो पोएट पीछे रह गया और फिल्म मीडियम मेरा मेन मीडियम। सर, बायोग्राफी से आपका क्या नाता है? देखिए, बायोग्राफीज़ मैंने बहुत पढ़ी और क्योंकि हमारे यहाँ बायोग्राफीज़ की प्रथा ही नहीं है। हिंदुस्तान में बायोग्राफीज़ बहुत कम लिखी गई हैं और ऑटोबायोग्राफी तो बहुत ही कम लिखी गई है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा फील्ड है जो ओपन है, इसमें कुछ हाथ आजमाना चाहिए। अनिल विश्वास मेरे प्रिय संगीतकार थे, तो मुझे उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। उनके मैं बहुत करीब था। मैं और अनिल एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर पे आसपास कमरे में बैठते थे। वो इस कमरे में थे, इधर मैं बैठता था। उनके साथ फिर मेरा लगभग 3 साल तक एक ऐसा रिश्ता रहा, तो मुझे लगा कि ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें। तो मैं उनको इसरार करता था कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। तो वो मुझसे कहते थे कि नहीं, मेरी ऑटोबायोग्राफी क्या है, मैंने कुछ फिल्मों में म्यूज़िक दिया, लोगों को म्यूज़िक पसंद आ गया, बस यही मेरी ज़िंदगी है। तो मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा संगीतकार जो है वो इतना मॉडेस्ट है कि, तो मुझे एक दिन अच्छे मूड में कहने लगे तुम क्यों नहीं मेरे पे लिखते। मैंने कहा दादा, मेरी आपकी उम्र में ही 30 साल का फ़र्क है। आप जिस वक्त आपने करियर शुरू किया था मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। वो जो आपका बेहतरीन पीरियड था उसके आसपास मैं पैदा हुआ। मैंने आपकी फिल्में भी बहुत बाद में देखी और आपकी बहुत सी फिल्में तो अवेलेबल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा यहाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर मेरी उनके साथ 8 महीने तक लंबी सिटिंग्स रहीं और इस तरह ये बायोग्राफी तैयार हुई। और इत्तेफाक देखिए कि उसी पे पहली बायोग्राफी पे नेशनल अवार्ड मिल गया, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, और वो कलाम साहब ने विज्ञान भवन में मुझे दिया। उससे मुझे एक और इंस्पिरेशन मिली और फिल्म म्यूज़िक में मेरी दिलचस्पी थी। तो मुझे लगा कि एक गाने के पीछे 3 लोगों का बड़ा हाथ रोल रहता है। एक तो उसमें संगीतकार है जो कंपोज करता है, एक जो लिखता है और एक जो गाता है। तो मुझे लगा कि इन तीनों पे एक ट्रायोलॉजी की जाए। तो मैंने संगीतकार के लिए अनिल विश्वास को चुना, उनकी बायोग्राफी लिखी। फिर मैंने के.एल. सहगल को, मेरे प्रिय कलाकार थे लेकिन वो अभिनेता भी थे, गायक भी थे, उन पे लिखी। और फिर देखिए कि उसमें भी नेशनल अवार्ड मिल गया।
तो फिर मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क था कि अब तीसरी किस पे लिखी जाए। तो मैं शायर साहब पे लिखना चाहता था, लेकिन शायर उर्दू के शायर थे, उर्दू में इतना, हालांकि मैंने मंटो पे को बहुत पढ़ा था, मंटो पे बहुत ऐतिहासिक काम भी किया, 5 वॉल्यूम में दस्तावेज़। तो मुझे लगा कि हिंदी में, तो फिर मैंने शैलेंद्र को चुना और आजकल उनकी जीवनी पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह इस साल ख़त्म हो जाएगी और अगले साल उसको। सर, रेडियो में अपना कदम जमाया आपने और लेखक बने आप, इतने मशहूर, इतने जानकार, आपने पुरस्कार हासिल किया। सर, फिल्मों की तरफ कब झुकाव आया आपका? फिल्में जो हैं वो सबसे मनोरंजन का जो साधन है वो हिंदी सिनेमा है, और हिंदी सिनेमा में भी म्यूज़िक और डांस। कोई फिल्म आप देखिए उसके अंदर 8 से 10 गाने होंगे, और अब ये देखिए कि जो पुराना संगीत था, अब तो 60s, वो आज भी लोगों के जहन में है। आज का म्यूज़िक तो शोर है। तो फिल्में देखने का भी शौक़ था, लेकिन तब रिस्ट्रिक्शन थी, घर वाले फिल्म देखने नहीं देते थे। बाद में जब मैं टेलीविज़न में आया तो मैंने तकरीबन हर डिपार्टमेंट में काम किया। जब मैं न्यूज़ से निकला, चित्रहार भी मैंने बहुत अरसा किया, और उन दिनों दूरदर्शन बहुत ही पुरानी फिल्में दिखाया करता था, क्लासिक, जो सहगल की फिल्में दिखाई, जो बड़े डायरेक्टर थे, पीसी बरुआ की फिल्म दिखाई, बिमल राय की दिखाई, महबूब खान की दिखाई। तो मुझे लगा कि एक फिल्म का जो इतिहास है इसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लाना चाहिए। तो उस सिलसिले में भी मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे फिल्मों के बारे में। सर, जैसे कि हमने देखा कि आपने बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो स्विच करें, कभी आप राइटर हुए, कभी आप मीडिया में गए, कभी डायरेक्शन में गए। तो सर, फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि बस एक जगह थम जा, ये क्या तू चेंज करे जा रहा है? नहीं, ये तो बड़ी दिलचस्प सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये मुझे याद है कि मुझे लगता है कि मुझे जो पढ़ने का शौक़ हुआ मुझे अपनी माँ से मिला। मेरी माँ को बहुत साहित्य पढ़ने का शौक़ था और बहुत पढ़ती थी, और यहाँ तक कि जिन दिनों में पैदा होने वाला था तो वो शरद के नावल पढ़ रही थी। इसीलिए उन्होंने मेरा नाम शरद रखा। तो और मेरे जो फादर थे वो वैसे तो स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन गाते बहुत अच्छा थे, नाटक भी उन्होंने किए। तो मुझे लगता है कि उनका गाने का और संगीत और साहित्य की जो मुझे प्रेरणा मिली वो मुझे माता पिता से मिली, और इसके लिए उन्होंने मुझे कभी रोका भी नहीं। लेकिन एक बात जो मैं दिलचस्प आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि आज नेशनल हॉलीडे है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, पूरा सब बंद है और तुम ऑफिस जा रहे हो। तो मैं उनसे कहता था कि अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो फिर आप रिपब्लिक डे का लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगी। तो उनको लगता था कि ये छुट्टी क्यों नहीं होती इसकी। तो लेकिन उसमें यह था कि क्योंकि जैसी टेलीविज़न की नौकरी है उसमें चैलेंज होता है, 24/7 है, अब तो मीडिया इस कदर हो गया। लेकिन हमारे वक्त में ये था कि हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं सीखी, चैलेंजेस बहुत थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उन सब के होते हुए भी जो काम करने का सेटिस्फेक्शन था वो मुझे बेपनाह मिला। सर, ज़्यादा क्लोज कौन था, मदर या फादर? दोनों। लेकिन बाद में फिर जब मेरी माँ ने मुझे टेलीविज़न पे अवार्ड लेते हुए देखा राष्ट्रपति से, और मुझे और पुरस्कारों को लेते हुए टेलीकास्ट देखे, मुझे खुद उन्होंने पर्दे पर देखा, मैं आप और हम करता था, तब उनको लगा कि शायद इसने कुछ किया है। लेकिन होता है, हर माँ का सपना होता है कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सर, डाउन द मेमोरी लेन कोई ऐसी बचपन की यादें जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, जो आपके दिल के काफ़ी करीब है? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा बचपन जो है पुराना किला में बीता, और उस वक्त मैं 5-6 साल का रहा हूँगा। तो हमारे, अगर आप पुराना किला गई हैं तो उसके ठीक सामने नेशनल स्टेडियम है। तो नेशनल स्टेडियम में एक टॉकीज़ है जिसे स्टेडियम टॉकीज़ कहते हैं। तो वहाँ पर पिक्चरें बहुत दिखाते थे, और वो क्या करते थे कि क्योंकि उन दिनों माहौल ऐसा था गमज़दा, क्योंकि लोग लुट पिट के आए थे पार्टीशन से, और इतना वो माहौल भी खुशगवार नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो ग्रामोफोन जो लाउड स्पीकर है उसका मुंह कर देते थे पुराने किले की तरफ, और जो गाने बजते थे वो सब सुनते थे। तो मुझे एक गाना याद है, धरती को आकाश को कर, जिस गाने ने मेरी दिशा ही बदल दी। मतलब उस गाने ने मुझे इस कदर वो किया कि उस गाने में एक सैडनेस थी, एक उम्मीद थी। और मुझे बाद में पता चला कि ये गाना फिल्म मेला का है, दिलीप साहब पे
ये मेरा पहला दिलीप साहब से वो था। और बाद में मैंने टेलीविज़न का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू मेरा था वो दिलीप कुमार साहब के साथ था, जो 90 मिनट का टेलीकास्ट हुआ 2 पार्ट्स में। और फिर उनके साथ मेरे बड़े अच्छे मरासिम रहे, अभी भी हैं, लेकिन अब उनकी सेहत वो नहीं कर रही। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा सपना पायलट बनने का था। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं इकलौता बेटा था माँ बाप का, तो उन्होंने मुझे आर्मी और एयरफोर्स में जाने नहीं दिया। एक बार मेरे फादर की ट्रांसफ़र बम्बई में थी, तो मैं बम्बई उनसे के पास जब गया छुट्टियों में, तो उन्होंने मुझे 1-2 फिल्मों की शूटिंग दिखाई। अच्छा। तो शूटिंग जब मैंने देखी तो मैंने देखा कि जो आदमी कट बोलता है हर चीज़ रुक जाती है। तो ये आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर कहते हैं जिनने लाहौर ना देखा वो जमिया नहीं। आपका नाता लाहौर से रहा है, आपकी पैदाइश वहीं हुई है और उसके बाद आप दिल्ली आ गए, तो कैसा रहा यहाँ का ताना बाना? नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं तो कुछ महीने का था जब अच्छा, पार्टी कुछ महीने के थे। तो लेकिन मैं लाहौर गया हूँ, 2-3 बार गया। मंटो के जब काम कर रहे थे उस सिलसिले में गया। फिर आखिरी टाइम मैं वाजपेयी जी के साथ जब वो बस यात्रा शुरू हुई थी तो उसमें मैं एडवांस पार्टी में था। और जब बस एंटर की थी तो मैं लाहौर में उधर बॉर्डर में था। तो लाहौर मैंने देखा और ये बिल्कुल ठीक किसी ने कहा। जी, जिस लाहौर ना देखे वो जमिया नहीं। अच्छा सर, आपकी जो दिलचस्पी रही है इतनी सारी चीज़ों में, डायरेक्शन में, काम में, पायलट बनना चाहते थे, पोएट्री में, खाने की तरफ क्या है? खाने का शौक़ है आपको? मुझे खाने का शौक़ है, अच्छे खाने का शौक़ है, लेकिन मैं सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा नहीं हूँ। अच्छा। ज़िंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ। और क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से मेरा जन्म हुआ था जहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वेजिटेरियन माहौल था, तो मैंने तो बहुत कॉलेज के दिनों में जाके नॉन वेज पहली बार टेस्ट किया। मेरे घर में तो बहुत प्याज तक अलाउड नहीं था, तो वो समझ सकती हैं। लेकिन अच्छे खाने का मुझे बहुत शौक़ है और आपकी खातिरदारी बाकायदा होगी और वेजिटेरियन खाने के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सर फेवरेट डिश क्या है आपकी? शाही पनीर। पंजाबी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि पंजाबी जो है कड़ी चावल का बड़ा शौकीन होता है, राजमा चावल का शौकीन होता है। उसके अलावा जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं आपको सब कुछ मिलेगा। तो साक्षी, आज देखते हैं कि कैसे दत्त सर हम करते हैं अपने मेहमानों की खातिरदारी, और हम चलते हैं अब उनके किचन में। तो नाजरीन, अब हम आपको लेकर आ गए हैं शरद जी के किचन में। कहते हैं कि पंजाबियों को खाने का और खिलाने का बहुत शौक होता है, तो आज हम शरद जी से जानते हैं वो कैसे कर रहे हैं अपने मेहमानों की खातिरदारी और मेहमानों के लिए क्या बनाने वाले हैं। सर, आज हम क्या बना रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम आपको शाही पनीर खिलाएंगे, अच्छा। कड़ी चावल खिलाएंगे, अच्छा। एक सीजनल वेजिटेबल खिलाएंगे, और शाही पनीर हम आपको भी बना के दिखाते हैं। जी। तो सबसे पहले हमने गैस जला दी है सर। जी। और ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो मसाले हैं इसके बेसिक। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे घी। अच्छा। कितना घी होगा सर ये? समझ लीजिए कि 4-5 चम्मच, बड़े चम्मच टेबल स्पून। और ये हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज जो है ये डालेंगे। अच्छा। और इसके साथ साथ हम हरी मिर्च थोड़ी सी काट के डाल देते हैं इसमें। जी जी। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़े करके हाँ, हरी मिर्च हाँ। के। और सर हम कितनी प्याज लेंगे? प्याज आप ले सकती हैं कि कितनी सर्विंग है आपकी, कितने लोग को सर्व आप कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। जी जी। तो ये हमने अभी शुरुआत की है। प्याज हम इसमें थोड़ा और डालेंगे और इसको हम करते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसके साथ साथ हम इसमें टेस्ट के मुताबिक जो है हम डालेंगे मसाले। ये नमक है, पहले हम नमक डालेंगे। जी ये लाल मिर्च है, जी जी। ये हमने हल्दी डाली, ये हमने थोड़ी सूखी राई डाल दी इसमें टेस्ट के लिए। जी। और ये हमने सूखा पिसा हुआ धनिया डाल दी। जी जी।
अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा मसाले थोड़े भुन जाए। भुन जाएं और ये और हम इसे चलाते रहेंगे। हाँ। जी इसको लगभग 5-7 मिनट तक करेंगे। जी जी और अगर ये जल्दी है तो आप गैस बढ़ा सकती हैं और ये जैसे अब गोल्डन ब्राउन हो गया, जी जी अब हम इसमें जी ये पनीर पनीर डाल दें। के टुकड़े डाल देंगे। ये फ्रेश पनीर है। बिल्कुल। अब ये इसे चलाते रहेंगे। इसे चलाते रहेंगे। जी जी सर ये मैंने देखा आपने मसाला ये प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो सर ये हम ये अब ऐसा है कि हाँ, क्योंकि ये जैसा कि आप देखती हैं कि शाही पनीर जो है जी जी वो काफ़ी गाढ़ा, ये उस दूसरी उसमें डाल देते हैं, इसको हटाते हैं। ये हमने अब ये मसाला भून के ऐसे ये ऐसा हो गया। जी जी ये जो हमने मसाले डाले थे ये भुनकर ऐसे हो गए हैं। अभी हमने पहले तो कुछ जी जी कम टुकड़े डाले थे पनीर के, जी जी अब हम इसको थोड़े पनीर और डालेंगे। जी जी कोई नहीं, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। जी और अब इसको आप चलाते रहिए। चलाते रहेंगे ताकि जले ना। और अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा रेडी हो रहा है। है। जी जी और अच्छा सर, अमूमन इसमें कितना टाइम लग गया? ये आप समझिए कि 15 मिनट के अंदर अंदर ये सारा आपका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जी जी और ये आपके सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। इसे चलाते रहेंगे हम। ताकि जिस वक्त आपको लगेगा कि पनीर भी अब थोड़ा सा और टेंडर हो जाएगा तो ये अब बिल्कुल आपकी सर्विस के लिए। ये खुशबू इसकी बहुत ही उम्दा आ रही है और कैसे ये एकदम अलग अलग दाना होकर जो ग्रेवी इसका बना है और बिल्कुल सही रंग आया है। रंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है खाने के अंदर और स्पेशली शाही पनीर में, तो बिल्कुल परफेक्ट रंग आया है और बहुत ज़्यादा लजीज इसकी खुशबू आ रही है। तो हमें देखना होगा कि कितना लजीज बनता है। बस इसमें 5 मिनट आप और दे दीजिए। जी जी 5 बस फिर ये मिनट बन के में तैयार हो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, रेडी टू सर्व है। ये साक्षी और महाराज जी बिल्कुल अब तैयार है। जी। आप इसको 5 मिनट में जी जी सर्व कर सकते हैं। सर्व कर सकते हैं। सर विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर कितना इसका जो रंग है वो कितना निखर कर आया है। देखिए, बिल्कुल जो इसलिए- ऑथेंटिक शाही पनीर का शायद जो वो इस- कलर होता है बिल्कुल वो भी इसलिए कि ये जो इसमें कोई आर्टिफिशियल रंग है ही नहीं, जी। और ये सब नेचुरल और फ्रेश चीज़ें हमने इसमें डाली। फ्रेश आपने अनियन था, मसाले में भी फ्रेश अनियन था, फ्रेश मिर्ची थी। जी जी लाल मिर्च, हाँ, हल्दी हल्दी, उसी की रंगत उसी है की रंगत है। और उन्हीं तो इसीलिए आपको ये जो रंग है इसका बिल्कुल शाही पनीर का लग रहा है। जी जी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब जल्दी से हम इसको चखते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं शरद जी अपने मेहमानों की खातिरदारी। तो नाजरीन हम आ पहुँचे हैं डाइनिंग टेबल पर और शुरू करते हैं खातिरदारी का सिलसिला शरद जी के साथ। बिल्कुल सही कहा, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा है और मैं बहुत बेताब हूँ ये देखने के लिए कि ये कितना लजीज और जायकेदार शाही पनीर बना है। तो चलें शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल सर, जी 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 डाल दूँ। इसकी बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। सर सबसे पहले ये हमने निकाल लिया और आपने कहा कि आप पंजाबियों और पहले चावल से शुरू करेंगे। तो क्या बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, जी जी मैं उनके घर जब जाता था तो मैं शुरुआत चावल से करता था। अच्छा और खाना बहुत उम्दा और लजीज होता था। तो मुझसे कहते थे कि शरद साहब लगता है आपको खाना पसंद नहीं आया। अच्छा तो मैंने उनसे कहा था खाना तो बहुत अच्छा था। कहने नहीं आपने पहले चावल खा लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली में जी जी चावल बाद में खाया जाता पहले है, रोटी पहले रोटी खाई जाती है। पहले तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसका एक तरीका निकाल लिया कि अच्छा। पहले थोड़ा सा चावल, जी। फिर रोटी और फिर चावल। अच्छा फिर चावल, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मैंने चावल खा लिए। और ये देखिए बहुत ही लजीज कड़ी भी बनाई हुई है सर ने। बिल्कुल अपने मेहमानों की ऐसी रंगत आ रही है डाइनिंग टेबल के ऊपर नाजरीन कि देखिए कड़ी भी है, शाही पनीर भी है, रायता, आलू की सब्जी, मतलब रौनक छाई हुई है बिल्कुल इनकी टेबल पे।
मना लेके एक फ्लेवर आ रहा है, जैसे सर ने डाला ना, वो हरी मिर्च और हल्दी और राई का भी इतना अच्छा सा सर, इतना निखर कर आया है पूरा फ्लेवर। मॉडरेट टेस्ट है इसका, ऐसा नहीं है कि काफ़ी कि बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है या कि मसाले नहीं पता लग रहे सर, मॉडरेट सा बना है, काफ़ी अच्छा बना। सर आप क्या प्रेफर करते हैं, आप ज़्यादा मिर्च वाला खाना प्रेफर करते हैं या खाना जो है वो मरीज़ का ना हो, आपको खाते हुए लगे कि आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ब्लैंड खाना होता है उसमें टेस्ट नहीं होता, टेस्ट तो मसालों से ही आता है। और तो मैं मिर्च कम खाता हूँ, नमक कम खाता हूँ, एज का भी तकाजा है। तो नाजरीन, देखा आपने कितनी रौनक है टेबल पे, कितने प्यार से, दिल से और खुलूस से शरद सर ने हमारी खातिरदारी करी है, इतना लजीज और जायकेदार खाना बनाया है। हम फिर हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में अपनी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।